बाद में शेयर करते हैं। आज हम थोड़ा जनरल बात करते हैं बीसीएससी के बारे में। तो आप और का ये ना सेशन होगा। इसमें मैं आपको जनरल चीज़ें बताऊंगा कि क्या आपने प्रिपरेशन किस तरह करनी है, और जो कंटेंट मैं आपको शेयर करूंगा आपने उसे किस तरह से पढ़ना है, और डिस्कशंस में आपने किस तरह इन्वॉल्व रहना है। तो आप मैसेज पे रिप्लाई कर देना मुझे या वॉइस कर देना, जहाँ अगर कोई बात समझ ना आए आपको। ओके। बीसीएससी के बारे में हम थोड़ा सा उसे कंटेंट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कितना पोर्शन है, कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और हमने कितना टाइम देना है हर सब्जेक्ट को। तो जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें डेंटिस्ट्री आता है, फार्मा एंड फिजियो आती है। ठीक है, ये टोटल 50% बनता है। और हम ट्राई करेंगे फर्स्ट वीक में ना हम ये तीनों सब्जेक्ट कवर कर लें, क्योंकि ये ना इजी है। इवन के सर्जरी, एनेस्थीसिया, और एनेस्थीसिया के साथ फ्लूइड थेरापी हम पढ़ेंगे सेकंड वीक। और ये सर्जरी लाइक बोनस सब्जेक्ट है, इसमें 20% तक एग्जाम आता है सर्जरी और एनेस्थीसिया से। तो ये टाइम कम लेगा, लेकिन इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसी तरह एपिडेमोलॉजी है और टॉक्सिकोलॉजी है। टॉक्सिकोलॉजी से कुछ एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो एपिडेमोलॉजी है। उसमें आई थिंक 15% तक पोर्शन आ जाता है समटाइम्स। और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पैथो है और मेडिसिन है। इसमें से 20% तक एग्जाम आते हैं। तो हम फर्स्ट वीक के अंदर जो हमारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उसमें अनाटॉमी है, मेडिसिन है, पैथो है, एपिडेमोलॉजी है, सर्जरी है, एनेस्थीसिया है, फार्मा, फिजियो है। हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और जो सेकंड वीक है उसमें, सेकंड मंथ है उसमें हम क्या करते करेंगे, हमने वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं जिसका डायग्राम्स हमने याद करनी है, लाइक डायग्नोस्टिक इमेजिंग। ठीक है। पैरासिटोलॉजी हम पढ़ेंगे। डिस्कशन के साथ हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, डायग्नोस्टिक इमेजिंग, माइक्रोबायोलॉजी और पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फर्स्ट मंथ नहीं पढ़ाता क्योंकि ये चीज़ें मेमोराइज नहीं रहती। तो हम लास्ट वीक्स पढ़ेंगे ताकि आप अपने नोट्स भी बना लें उस लिहाज से। और बाकी जो इम्पोर्टेंट है उसमें लाइक ये आएगा हेल्थ जोनोटिक डिजीज कौन सी है, ओवरऑल हम ये डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वीक में हम 5 वीक के अंदर हम 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 5 से 6 अनाटमी तक। फिर जो साथ साथ डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे हम। और डिस्कशन इतनी इंपॉर्टेंट है, लाइक अगर आप डिस्कशन लेती हैं ना जस्ट, तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। हम साथ साथ भी डिस्कस करेंगे, आपको मैं एमसीक्यूज मटेरियल भी दूंगा। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे आप मुझे मतलब कभी भी पूछ सकती हैं। कोई कंसेप्ट आपको समझना है वो पूछ सकती हैं आप। और ये है कि आप एक बार नोट्स पढ़ लेंगी, डिस्कशंस एक बार उससे कर लेंगी आप, और प्रैक्टिस कर लेंगी। फिर वीक के एंड में ना मैं लेक्चर्स रखूंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस सब्जेक्ट के मैं आपको हाईलाइट भी करवा दूंगा। और जो कंसेप्ट हैं वो आपको दोबारा से पढ़ा भी दूंगा मैं। तो इस तरह से आपकी डबल रिवीजन हो जाएगी। ठीक है। तो हम कुछ ना एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं कि हर सब्जेक्ट की किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं। बेसिकली जो बीसीएससी है ना, वो लाइक ऐसा है कि ना जनरल एग्जाम है। उसमें ना हम ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस नहीं करते। उसमें हम सुपरफिशियल कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कि कैटल में एस्टर साइकिल कितना है। एक लाइक आपको डायग्नोस्टिक इमेजिंग की या अल्ट्रासाउंड की तस्वीर दे दी है और आपसे प्रॉब्लम पूछते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो आपको जनरल अनाटॉमी का आइडिया होना चाहिए, साथ साथ जनरल चीज़ों का आपका आइडिया होना चाहिए। तो डेंसिटी है ना, ये बड़ा इजी सब्जेक्ट है जिसमें से क्वेश्चन मोस्टली हॉर्सेस से आता है। हॉर्सेस के उसके ना टीथ इतने हैं, किनाइन इतने हैं, तो इसकी एज कितनी होगी, तो हमें गैस करना पड़ता है। तो ये तो एक लाइक 100% है, इस तरह का एक एमसीक्यूज लाजमी आएगा। तो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। मेरी आवाज आ रही है आपको डॉक्टर अतिया?
यस सर, आ रही है आपकी आवाज। क्या समझना है ना, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं। मैं आपको ओके। एक्चुअली ओवरऑल बता रहा हूँ कि आपने किस तरह प्रिपरेशन करनी है पीसीएससी की, क्योंकि डेटा इतना जी। ज़्यादा है। लाइक मैंने आपको इतने सब्जेक्ट बताए हैं, अगर हम वो ज़्यादा डीप में जाते हैं ना तो हमारे पास टाइम नहीं बचता है। तो हमने चीज़ों को ना बड़ा स्मार्ट वे में आगे लेके चलना है, और हमने वो टॉपिक डिस्कस करने हैं जो हमारे नवेले में भी काम आए, और हमारे एग्जाम पास करने में भी इम्पोर्टेंट हो। जी। तो मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा, अगर आप थोड़ा एक दो क्वेश्चंस का आंसर ट्राई करना अगर आपको आता है, तो फिर बाकी मैं आपको बता दूंगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक डेंसिटी है ना। A 5-year-old dog present with halitosis and gingival recession affecting the maxillary premolars. ठीक है। Radiograph reveals severe alveolar bone loss. What is the most likely diagnosis? अगर आपको पता है कि एनामल हाइपोप्लेजिया में क्या होता है, फ्रैक्चर ऑफ क्रोन में क्या होता है, ब्रोंटोक्लास्टिक रिजोर्टिव लीजन में क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे डेंसिटी में, जब हम थोड़ा डिटेल में से पढ़ेंगे उस स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको पता है कि पेरिडोंटल डिजीज में क्या होता है, तो आप विदाउट ऑप्शन ए सी और डी आप डायरेक्ट बी पर जाएंगे कि ये पेरिडोंटल डिजीज में ऐसा होता है कि हेलिटोसिस भी होती है, जिंजाइवल रिसेक्शन भी होता है, और लाइक टूथ पे ना कैलकुलस भी लग जाता है। ठीक है। तो कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि ना आप लाइक वन क्लिक में ना आप करती हैं। बाकी मैं स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ कि बीसीएससी में ओवरऑल 230 एमसीक्यूज होंगे, और नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। और जो 30 सर टू एमसीक्यूज है ना, ट्वेंटी फाइव है या वो ऐसे टू होंगे कि थर्टी उसके है? नंबर ही नहीं है। तो ओवरऑल जो कैलकुलेट होंगे ना, वो 200 एमसीक्यूज कैलकुलेट होंगे। उसकी बेस पे आपका रिजल्ट बनता है। तो ये है कि अगर आप 120 एमसीक्यूज ठीक करती हैं तो आपका बीसीएससी क्लियर हो जाएगा। बट आई होप सो आप 150 प्लस जाएंगी, अगर आप प्रिपरेशन अच्छी करती हैं और एक दो बार रिवीजन करते हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बेटा सर। ओके। जी जी। अब हमने फर्स्ट वीक में जो पढ़ना है ना, वो हमने डेंसिटी पढ़ना है। ठीक है। फिजियो पढ़ना है और फार्मा ओके। पढ़ना है। फिजियो और फार्मा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फिर वो उसी की बेस पे कंसेप्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओके। विच लोकल नर्व ब्लॉक इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर एक्सट्रैक्टिंग द मैंडिबुलर कैनाइन टूथ इन अ कैट? इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं सिंपल, डेंटिस्ट्री में से। तो आपने बताना है, ठीक है ना, कि कौन सा मोस्ट इफेक्टिव है जब हम सर्जरी करते हैं। कौन सा नर्व ब्लॉक यूज करते हैं हम जब हम मैंडिबल की ना हम सर्जरी करते हैं? तो इसमें से अगर आपको पता है कि इनर्वेशन किस नर्व से होती है, तो आप जस्ट क्लिक करिए। इंफ्रा ऑर्बिटल ब्लॉक है, मेंटल ब्लॉक है, इंफीरियर ऑर्बिटल ब्लॉक है, मैक्सिलरी ब्लॉक है। तो क्या होगा इसका आंसर, अगर आपने थोड़ा बहुत अगर आइडिया है? लाइक ये है कि जो हमने 2 इयर्स डीपीएम में पढ़ा है ना, उसी कंसेप्ट की बेस के ऊपर बीसीएससी एग्जाम आता इंफ्रा हो सकता है है। शायद ठीक है। फर्स्ट आंसर इसका। इसका होगा, इंफ्रा ऑर्बिटल। ठीक है, इंफीरियर एल्वियोलर ब्लॉक हम यूज करते हैं। ओके। और बीसीएससी में ऐसा होगा कि आपको ना क्वेश्चंस जो होंगे वो 60% ऐसे होंगे कि ना आपको आते होंगे, 30% ऐसे होंगे कि आप विद इन अ सेकेंड आप सिर्फ स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ेंगी और आप आंसर लगा लेंगी। कुछ 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे, थोड़े मुश्किल होंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। और 5% का आइडिया हमें नहीं होता कि वो न्यू क्वेश्चंस होते हैं, और लाइक वो समझो तुक्का लगता है हमेशा। तो 5% आप मार्जिन रखना। तो इस तरह से ओवरऑल बीसीएससी का एग्जाम होता है। तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आर डॉग हैज फ्रैक्चर लेफ्ट मैक्सिलरी फोर्थ प्रीमोलर। अब समटाइम्स ये भी पूछ लेते हैं कि ना, हाँ, वहाँ पे ना फार्मूला होता है, डेंटल फार्मूला होता है, और वो प्रॉब्लम भी पूछ लेते हैं। मैं आपको डेंसिटी पढ़ाऊंगा ना, उसमें एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे मैं आपको डेंटल फार्मूला भी पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर जो एमसीक्यूज बेसिकली है, डॉग हैज अ फ्रैक्चर लेफ्ट मैक्सिलरी फोर्थ प्रीमोलर विद पल्प एक्सपोजर, व्हाट इज द बेस्ट लॉन्ग ट्रीटमेंट? तो इसका इसमें जब भी फ्रैक्चर है लेफ्ट मैक्सिलरी फोर्थ प्री मोलर है, मोलर है प्री मोलर है, फ्रैक्चर जहाँ पे आ गया ना,
तो उसकी लॉन्ग ट्रीटमेंट में हमेशा रूट कनाल करते हैं। ये नोट्स में है, ओके। जब आप पढ़ेंगी ना आप खुद से। फार्मा का इस तरह होता है कि फार्मा में ना सुपरफिशियल क्वेश्चंस आते हैं। कोई ड्रग है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक पूछ लेते हैं, फार्मोडायनेमिक पूछ लेते हैं, उसका लाइक फंक्शन पूछ लेते हैं, लाइक वो पूछते हैं एट्रोपिन का फंक्शन क्या है, इसके रिसेप्टर कौन से हैं, कहाँ पे अफेक्ट करते हैं। इस तरह के जनरल क्वेश्चंस आ सकते हैं। और कौन कौन सी ड्रग हम लाइक डायजेपाम हम यूज करते हैं कैट में, डॉग में, तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके जितने भी फार्मा में जो मैंने आपको नोट्स शेयर करूंगा उसमें सारे उसके ना फंक्शन भी हैं, उसके ओवरऑल मैकेनिज्म है, फार्मोडायनेमिक भी है, फार्मोकाइनेटिक भी है। तो एक बार आप पढ़ेंगी ना तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा। तो फार्मर एक्चुअली accidentally ingest organophosphate insecticide. Which drug combination is most appropriate for emergency treatment? इसका बीटा हो Guess. सकता है, ये एट्रोपिन तो हमने डिग्री प्लस में भी पढ़ा है। पैराडॉक्सिन। जी। इसमें जी। हम क्या करते हैं, एट्रोपिन यूज करते हैं और साथ हम 2 PM यूज जी। करते हैं। वजह क्या है कि जो जी। एट्रोपिन है ना, वो ना इनकाउंटर करता है मस्कुलिनिक मतलब अफेक्ट को ना इनकाउंटर करता है। और जो 2 PM है डाइलोक्सामीन, वो ऐसी कोलिनस्ट्रेज जो एंजाइम है ना उसे रीएक्टिवेट कर देता है। तो हम ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी में हम ये 2 ड्रग यूज करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे सिंपल से। और विच एंटीबायोटिक इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्रोइंग डॉग्स ड्यू टू द कार्टिलेज डैमेज? एंथ्रोफ्लॉक्सासिन। जितने भी फ्लोरोकिनोलोन्स है ना वो जी। कार्टिलेज डैमेज करते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज में, यंग एनिमल्स में। जी। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम एंड्रोफ्लॉक्सासिन यूज नहीं एंड्रो। करेंगे, हम फ्लोरोकिनोलोन्स यूज नहीं करेंगे, हम कोई और ड्रग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बनता है एंड्रोफ्लॉक्सासिन। तो ड्रग अफेक्ट में से भी काफी जी। क्वेश्चंस आते हैं, एंटी एलमेंथिक में से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है कि बड़े मजे का है, जब आप पढ़ेंगी ना तो मेमोराइज हो जाएगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिक्स होगी उसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी होगी, आपने सिर्फ तस्वीर देखनी है और आपने आंसर बता देना है, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अ कैट इज प्रिस्क्राइब furosemide फॉर CHF। CHF है क्रोनिक हार्ट फेलियोर। ठीक है, एक कैट है उसे ना हमने furosemide दी है CHF में, हाइपर। which electrolyte abnormally should you monitor जी। closely। अब हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट देखना है, क्योंकि ये हाइपरकलेमिया। डायूरेटिक है ना furosemide, हमने CHF में यूज किया है। तो हमने कौन सा जी। इलेक्ट्रोलाइट देखना है। तो इसका फंक्शंस भी हैं furosemide के ना, furosemide क्या करती है। ठीक है, तो जो हाइपरकलेमिया। furosemide है ना बेसिकली क्या करती है, ये पोटाशियम वेस्टिंग डायuretic है, ये हाइपोकलीमिया करवाती है। जब हाइपोकलीमिया होगा तो हमने क्या देखना है, पोटाशियम बाहर जा रहा है, furosemide हमने दिया है, पोटाशियम बाहर जा रहा है, हाइपोकलीमिया हो गया है। तो जो आंसर बनता है वो ए बनता है ना, हमने हाइपरकलीमिया चेक करना है। जी। यही हाइपरकलेमिया, ठीक है। क्योंकि अगर ज्यादा पोटाशियम वैसे चला गया इसका बाहर तो कॉन्सेप्ट हाइपोकलीमिया हो वैसा जाएगा, है। तो हमने ये पोटाशियम का लेवल चेक करना होता है। अब जो सर्जरी और एनेस्थीसिया है ना, इसके क्वेश्चंस भी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। डेंटिस्ट्री, सर्जरी, फार्मा, फिजियो और एनेस्थीसिया। लाइक यहाँ पर है जैसे ड्यूरिंग एंड OVH a surgeon accidentally ligate the ureter instead of ovarian pedicle। तो ये वो कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, मतलब BCSC में क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि ना वो पूछेगा कि ये हो चुका है, लाइक यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, कौन सा फ्लूइड यूज करेंगे, सुपरफिशियल चीजें पूछ रहे हैं। हम किस सर्जरी की तरफ जाएंगे, आईवी। हमने लेप्रोटमी करनी है या नहीं करनी। तो वो मतलब आईवी। मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। यस। तो एडमिनिस्टर IV फ्लूइड मॉनिटर, परफॉर्म अ यूरेट्रल एनास्टोमोसिस, नेफ्रेक्टमी, क्लोज एंड रेफर टू अ स्पेशलिस्ट। तो आपने थोड़ा मतलब इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं। इसका आंसर वैसे बनता है परफॉर्म अ यूरेट्रल एनास्टोमोसिस। क्योंकि हमें क्या चाहिए कि हमें किडनी का फंक्शन जब भी से ना बहाल करना है। अगर किडनी वर्क नहीं करेगा तो पेशेंट की ना ओवरऑल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो हम यूरेट्रल एनास्टोमोसिस करते हैं डायरेक्ट।
ओके। अब जो लाइक सुचर मटेरियल है। हेलो। डॉक्टर अतिया, यू देयर? यस यस सर। ओके। आपको आवाज आ रही है मेरी? इसके बाद थोड़ी पिक्स भी दिखाता हूँ आपको मैं। चैट में बताएं आप अवेलेबल है अभी, ऑनलाइन है, जी जी। ताकि मुझे पता चलता है साथ साथ। आप ना मुझे आंसर भी देते रहना, अगर आपको लगे ना जैसे गलत हो, सही हो, इट्स ओके। अभी आपको स्टार्टअप है, इंशाल्लाह 2 मंथ के बाद ना आपको सारे आंसर आएंगे, डोंट वरी। ओके। अब सर्जरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ना बड़ा पोर्शन आता है। और लाइक ये टाइम टाइम बचाता है आपका। अगर आपको नहीं आएगा ना ये, तो टाइम लेता भी है काफ़ी ज़्यादा। तो बीसीएस से बेसिकली रट्टा है। रट्टा है, 70%, 20% कंसेप्ट है, और बाकी टाइम मैनेजमेंट है। अच्छा, वो पूछता है विच suture मटेरियल इज बेस्ट फॉर क्लोजिंग अ contaminated wound इन अ हॉर्स। मतलब ये पास पेपर का क्वेश्चंस है, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका बनता है पीडीएस। वजह क्या है? क्योंकि ये मोनोफिलामेंट है, एब्सॉर्बेबल है, और इसकी ना रिएक्टिविटी, मतलब बैक्टीरिया इस पे ना लगते नहीं है, तो फिर कंटामिनेशन के लिए आइडिया रहता है। अ डॉग प्रेजेंट विथ जीडीबी, विच प्रो ऑपरेटिव इंटरवेंशन इज मोस्ट क्रिटिकल। अब जीडीबी का पेशेंट है, आपके पास आया है, तो आपने इस चीज में क्या देखना है? आईवी एंटीबायोटिक्स देनी है, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन देखना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखना है, कार्टिकोस्टेरॉइड। इसको एनी आइडिया? काइंडली थोड़ा सा जी जी आपकी आ रही है। आपको मेरी नहीं आ रही? जीडीबी में क्या होता है? स्टमक कंप्रेस हो जाता है, स्टमक का काम सही नहीं रहता, बुलबुलस हो जाता है वो, वहाँ पे रिंग बन जाती है। स्टमक अपने जो लार्ज उसका एंड होता है, कर्वेचर होता है, वहाँ पे वो 180 का ना राउंड लेता है, वो बुलबुलस होता है। लेकिन जीडीबी में क्या होगा? यस, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। एक मिनट let me check। अब जरा बोलिए, डॉक्टर अतिया। आवाज आ रही है आपको? हाँ अब जी ठीक है। आवाज आ रही है। हाँ अब ठीक है, एक्चुअली ओके, लैपटॉप मेरा मैंने नहीं काफी है। क्वेश्चंस पे आपको आंसर किए हैं बट आई थिंक सो आपको आवाज ही नहीं गई। हाँ, आवाज़ नहीं आई मेरे पास, क्योंकि जो लैपटॉप मेरा नहीं जी है। वो है। बस मैं जी। थोड़ा सा आज ना मसला हो गया। बहरहाल अब से करते हैं। अब ये क्वेश्चन है जैसे, जी विच सुचर मटेरियल इज बेस्ट फॉर क्लोजिंग अ कॉन्टामिनेटेड पॉन्ड इन हॉर्सेस। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा डॉक्टर अतिया, सिंपल सा। जी आपने बताना है पीडीएस के बारे में, अगर आपको पता होगा, विक्रेल के बारे में पता होगा, क्रोमेटिक कट के बारे में फंक्शन क्या है, कहाँ यूज होता है, तो आप इजिली पीडीएस को ना टिक करेंगे। ठीक है। जी अब अ गोड present a dog with present with GDP which pro operative intervention is most critical। हमने मतलब इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें हमने सबसे हाँ पहले क्या जी। करना है? हमने स्टमक को देखना है कि वो वर्क कर रहा है, डिकम्प्रेस तो नहीं है वहाँ पे, इज इट ओके और नॉट। तो जीडीपी में हम हमेशा स्टमक कंटेंट को देखते हैं, स्टमक को देखते हैं कि वो कंप्रेस है या ठीक है। नहीं है। ठीक है। अब डायग्नोस्टिक इमेजिंग है ना, इसमें ऐसा है कि ना सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, वो जब हम पढ़ेंगे ना नोट्स में आपको बताऊंगा, फिर एमसीक्यूज आपसे शेयर करूंगा, तो आपको आइडिया होगा। इसमें ना इमेज भी आ जाती है, आपके पास एक्सरे होगा, मोस्ट प्रोबेबली किडनी का हो, पेंक्रियाज का हो। किडनी में स्टोन हो सक ब्लैडर में स्टोन हो सकते हैं। किडनी में क्या हो सकता है? किडनी में कोई ना ट्यूमर हो सकता है। एब्डोमेन में कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई मतलब कैंसर हो सकता है। डायाफ जो है, थोरेसिक कैविटी है, हार्ट है, हार्ट के नीचे कोई ट्यूमर हो सकता है, लंग्स पे ट्यूमर, एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। तो उसमें थोड़ा सा ना आपको ट्रिकी होना पड़ता है। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज शेयर करूंगा, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो वो आपका हो जाएगा इंशाल्लाह कवर। ठीक है। A radiograph of जी deafening cat shows a sale sign in thoracic. What does this indicate? Any idea?
तो ये बस हिस्पैनिक कैट शो है सुपरफिशियल है, तो उसमें सुपरफिशियल है, न्यूमो। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जी तो जी। आप मतलब रैंडम मुझे ना गेस दे दें, कोई बात नहीं, गलत होता है इट्स ओके। इसमें जी निमोथोरक्स या हाँ निमोथोरक्स दोबारा, सेल न्यूमोथोरैक्स। साइन। वैसे ना आपको एक हिंट देता हूँ, डायाफ्रामेटिक हर्निया का ना एक एक्सरे या एक एमसीक्यूज आएगा, ठीक है। ये मतलब एग्जाम में पक्का ओके क्वेश्चन है। जो सेल साइन होता है ना, सेल साइन लाइक, इसमें क्या होता है कि जो जी क्रेनियल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है एब्डोमिनल ऑर्गन्स की, जब डायाफ्रामेटिक हर्निया में क्या होगा, जो एब्डोमिनल कंटेंट है ना वो थोरेसिक कैविटी में जाते हैं और सेल साइन शो जी। करते हैं। तब इसका नाम है सेल साइन कह लो या कुछ, जैसे ना कोई चीज मूव की है वन कैविटी से दूसरी कैविटी में, वन अप चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, जी तो ये डायाफ्रामेटिक हर्निया में होता है, जी जी ठीक है। ये एक एमसीक्यूज आएगा, इसमें क्या होगा, डायाफ्राम होगा ना वो फटा होगा, तो उसमें आपको हर्ट नजर आ रहा होगा, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी से ना वो तस्वीर होगी, तो ये क्वेश्चन लाजमी आता है। On जी। ultrasound, a dog liver shows honeycomb parenchyma. What is the most likely diagnosis? हनीकॉम्ब Honeycomb parenchyma सिरहोसिस। से आता है कुछ क्वेश्चंस लाइक इस तरह की, वैसे कम ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट आ भी सकते हैं। ओके। आ भी सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अच्छा, जो हनीकॉम्ब पैरेन्काइमा, एक ये क्राइसिस में होती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, एक्चुअली इसे कहते हैं फाइब्रोसिस, ठीक है। लीवर, सिरहोसिस में होगी बेटा। जब फाइब्रोसिस होती है ना तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनता है पैरेन्काइमा में। और इस ठीक ओवरऑल है। कंडीशन को क्या कहते हैं, किरहोसिस कहते हैं, ठीक है। ठीक है। जब लाइक कोई नमोनिया होता है उसमें क्या होगा कि ना, फाइब्रोसिस होगी, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनते हैं और वहाँ पे ना फाइबर्स इंक्रीज होने लग जाते हैं, और आपको पूरा लंग्स है ना वो क्या दिखता है, वाइट दिखता है, ठीक है। आपको मैं नॉर्मल एक्सरेज भी दिखाऊंगा जब हम डायग्नोस्टिक इमेजिंग पर, फिर आपको आइडिया, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है, पढ़ने को ना बंदा क्या पढ़ता रहे, लेकिन हमने थोड़ा स्मार्ट वे में आगे लेके चलना है, ठीक है। ठीक। Which radiograph view is essential to diagnose a hip dysplasia? अब ये भी क्वेश्चन बड़ा वेंट्रोडोर्सल। इंपॉर्टेंट है, लाइक हिप डिस्प्लेजिया से भी क्वेश्चन आता है एक, ये मतलब 100% है। तो ये कंडीशंस आपको मैं पढ़ाऊंगा। हिप डिस्प्लेजिया क्या होता है कि हिप का ना मतलब नॉर्मल पोजीशन है, राइट पे हो जाना, लेफ्ट पे हो जाना, अप हो जाना, डाउन हो जाना, ठीक है। मतलब वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहता। अब वो पूछ रहा है कि हमने हिप डिस्प्लेजिया को डायग्नोस करना है, तो हमें रेडियोग्राफ पे कौन सा हमें वेंट्रोडोर्सल। व्यू देखना पड़ेगा, लेटरल लाइक ओब्लिक, कौन सा देखना पड़ेगा। वीडी वेंट्रोडोर्सल। हाँ, बीडी सही है, गुड। कुछ व्यूज हैं, वो व्यू होंगे, मैं बता दूंगा कि ना ये व्यू है, आपने डॉग्स में ये देखना है, कैट्स में ये देखना है, इस कंडीशन में ये देखना है, आपने वो याद करना है, और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जी। अच्छा, पैथो है, पैथो इज वन ऑफ द लाइक डिफिकल्ट सब्जेक्ट, स्टूडेंट को ना सबसे ज्यादा इश्यूज में रहता है, लेकिन पैथो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है बीसीएससी में, ये ओवरऑल लाइक डायग्नोस्टिक इमेजिंग में भी आ जाता है, मेडिसिन में भी आ जाता है, तो मतलब कंसेप्ट वही चलते हैं। पैथो मतलब हर सब्जेक्ट में है, ये समझें आप। और ये पढ़ते हैं, आग नेक्रोप्सी रिवेल्स multifocal raised wide lesion on the cow liver that cut with a gritty texture. What is the most likely diagnosis? हमने नेक्रोप्सी की है, मल्टीफोकल रेज वाइड लीजन्स हैं काउ के लीवर, और जब हमने उसे कट किया ना तो ग्रिटी टेक्सचर आता है, ठीक है। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइक, समटाइम्स ऐसा होगा कि वोकेबलरी ऐसी होगी कि आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन दूसरे साइंस ऐसे होंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑप्शंस कौन से बन सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ट्राई करें। लिखा हुआ है आप हमारे यहाँ पे लोग भी। मल्टीफोकल वाइड लीजन्स, ये समझें एक ना क्लिनिकल साइन है, ठीक है। आपने फिस्कुला हिपेटिका हिपाटिका पढ़ा है? जो ना जी लीवर, जी। जो माइग्रेट ये होता है लीवर से, ट्रीमाटोड। जी हाँ, नेमाटोड, ठीक है, जी। ये भी पढ़ लिया हमने। ट्रीमाटोड है। हाँ, लूक्स हैं जी जी।
ये ना लीवर, ये ना माइग्रेट करता है लीवर के थ्रू, और वहां पे जाके ना फाइब्रोसिस करवाता है, जी। ठीक है। और वहां पे जो क्या करता है, वो हम्म, करता है मल्टीफोकल रेज्ड वाइड लीजन करता है। ये भी कहीं स्टेटमेंट आए, समझ लो कि हेपाटिक नेक्रोसिस करता है, ये किस वजह से है, फिस्टुला हेपाटिका, ठीक है। A dog lung histopathology show eosinophilic intranuclear nuclear inclusions body in the bronchial epithelium cell. Which virus is implicated? अब समटाइम्स ऐसा होता है कि वायरस का पूछ लेते हैं, आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें ओके। कंसेप्ट की बात तो है नहीं, इसमें सिर्फ रेटे की बात आ जाती है, ठीक डबल है। स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड ये भी आएगा, लाइक अगर कुछ पूछा जाए तो तो। हाँ, डॉक्टर थे, क्या कह रही हैं आप, दोबारा बोले। मैं पूछती हूँ, डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड ये भी फोकस करना होगा? मैं आपको बता दूंगा कौन से वायरस, क्योंकि डॉग्स और कैट्स इंपॉर्टेंट है ना, तो उसके वायरस को आप देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना कि ये आरएनए वायरस है, ये डीएनए वायरस है, क्योंकि बेसिक क्लिनिकल हम एग्जाम है, ऐसे इसमें से देते आप हैं हमने उसके लिए प्रोग्नोसिस नहीं आइडिया। करनी हमने, यहाँ पे ना प्रॉपर डायग्नोसिस करनी है, जी। ट्रीटमेंट नहीं बतानी हमने यहाँ, ठीक है। जो जी। मतलब इंपॉर्टेंट डिजीज वगैरह है ना, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेंगे डिटेल में मेडिसिन पोर्शन के अंदर। बाकी कुछ कुछ जी। वायरस हैं, मैं एमसीक्यूज मेरे भी आया था कि ना, वायरस दिया हुआ था कि आपने आरएनए, ये कौन सा वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बट आपने ना टेंशन नहीं लेनी। आप अगर ओवरऑल कोई पेपर अच्छा करती है ना, तो अगर वो गलत भी हो जाए तो इट्स ओके, प्रॉब्लम, ठीक है। जी। और आपके पास इतना टाइम होगा कि ना आप 2 बार एग्जाम को रिवाइज कर लेंगे, अगर मेरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक आप चलती हैं, ठीक है। ठीक है। तो इसका क्या जी। मतलब है, इसका आप थोड़ा आइडिया लगाएं। नाइन। इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी डिनो में बनती है, आपने पढ़ा होगा, जी, ये डिनो वायरस। ठीक है, कि 9 adenovirus 2, गुड। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। हॉर्स विद क्रोनिक वेट लॉस हैज ग्रेनुलोमेटस इंट्राइटस ऑन बायोप्सी, विच स्टेन वुड आइडेंटिफाई। अब यहाँ पे क्या स्टेन बताना है, इतनी फजूल की स्टेटमेंट लिखी हुई है। वो एंड में पूछता है विच स्टेन वुड आइडेंटिफाई मायोबैक्टीरियम एवियम। हमें पता है एसिड फास्ट स्टेन जैसे करते हैं हम, जिन नेल्सन स्टेन करते हैं इसमें, जी। ये भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उसके डिफरेंट टेस्ट के पूछ लेते हैं, किसका लाइक डिफरेंट डिजीज है उसके टेस्ट पूछ लेते हैं कि ना कौन सा हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। डिफरेंट बैक्टीरिया है उसकी जी। चेन पूछ लेते हैं, ठीक है। मेडिसिन है ना, मेडिसिन बड़ी मजे की है, उसमें चीजें सबसे ज्यादा पोर्शन भी यहीं से आता है। और ये है कि 50%। 25% आता है, आई थिंक सो, 20 to 25%। 50 क्वेश्चन आएंगे ना, 50 से 55, तो जितना मार्जिन बनता है आई थिंक। परसेंटेज नहीं पता, क्वेश्चंस पता है 55 क्वेश्चन। आप कह रही हैं कि 50% आता है यहाँ से। नहीं नहीं, 50 क्वेश्चंस कह रही हूँ, हाँ, परसेंटेज नहीं, अच्छा परसेंटेज अच्छा, तो ऑब्वियसली कम होगी ना। हाँ, ओके जी। ओके। 50 से 55 क्वेश्चंस। मतलब वर्थ इट है, 25% अगर आप मेडिसिन अच्छी तरह करें। जी। बट ये है जो फार्मा, फिजियो, अनेस्थीसिया और सर्जरी है, ये बड़ा इजी सब्जेक्ट है, और पोर्शन इसमें से 40% टोटल बनता है, ठीक है। तो ये आपने लाइट नहीं लेना उन सब्जेक्ट को, वो बोनस सब्जेक्ट है। अब ये है लाइक अपी विद वोमिटिंग, ब्लडी डायरिया, लिकोपीनिया। अब लिकोपीनिया का आपको नहीं पता, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। पता है, लिकोसिस है, ल्यूकोपीनिया वाइट ब्लड सेल्स का कम हो जाना। गुड गुड, पहले आप फ्रेश पढ़ के आए, जी। आइडिया होगा। तो ये है कि वोमिटिंग है, जी ब्लडी जो डायरिया, उस लिकोपीनिया है, और टेस्ट जी। पॉजिटिव फॉर द फीकल एंटीजन। व्हाट इज द बेस्ट disinfectant to clean its environment? ब्लीच। वैसे ही हम क्लोरोहेक्सिडिन भी यूज करते हैं, एथेनॉल भी यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए ये वायरस कौन सा है, वैसे आइडिया है। क्लोरोफॉर्म भी तो सर यूज होता है, वैसे ये ये ना डिफरेंस बेसिकली नहीं मुझे पार्वो पता वायरस है। एक्चुअली तो। पार्वो वायरस में ये होता जी। है, पार्वो वायरस ब्लीच से मरता है। हम ये डिल्यूशन रखते हैं 132। ये नेबले का क्वेश्चन है वैसे, पीसीएससी में भी आ जाता है, मतलब नेबले में भी ना सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं। अ कैट प्रेजेंट विद यूवाइटस फीवर
न्यूरोलॉजिकल साइंस, सीरम इज पॉजिटिव फॉर FIVP, FIPV बाय PCR। अब वहां पे टेस्ट पूछ रहा है कि ना, फीप का टेस्ट बताएं, कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट पूछ रहा है, सिंपल। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। लाइन इन्फेक्शियस नमोनिया का। हाँ लाइन गोल्ड। इन्फेक्शियस नमोनिया हाँ फिलाइन इन्फेक्शियस। वायरस। और इम्यूनो लिखा हुआ है, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री। वैसे आइडिया नहीं है मुझे इसका, लेकिन आंसर लिखा हुआ है। आप कौन सा बता रही हैं? फर्स्ट वाला। ये आंसर लिखे हुए हैं आई गेस। इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री। हाँ ठीक है, यही आंसर है। अच्छा मैं चार्जर लाता हूँ, 2 मिनट। जी। आर यू देयर डॉक्टर हतिया? हेलो। जी सर। अच्छा, ऐसा है कि ना, मैं आपको ना नोट्स, MCQs शेयर किया करूंगा। आप कोशिश जी करना कि ना फ्राइडे तक, या फ्राइडे संडे जी तक भी टाइम होगा आपके पास, डोंट वरी, फुल वीक होगा। आपने प्रैक्टिस करनी है। जी फिर सैटरडे और संडे को हम सेशन रखेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस पे ज़्यादा फोकस करना है। कंसेप्ट आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा, और जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है? और जो क्वेश्चंस होंगे आप जब भी पूछ लेना मुझसे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खुद भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे। अगर मैं पहले पढ़ा देता हूँ ना, तो वो उस तरह से ना चीज़ें मज़ा नहीं देती हैं, क्योंकि मेरे पहले सेशंस भी हुए हैं, स्टूडेंट ना फिर सही से ना मतलब मैनेज नहीं होता है, उन्हें थोड़ा क्लैरिफाई नहीं होता। अगर वो एक बार खुद पढ़ के आए ना तो बेहतर रहता है। समझ रही है ना? जी क्योंकि मैं कोई चीज़ जी जी। टॉपिक या कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा, आपको आइडिया होगा उसका पहले से, आपने पढ़ा होगा, जी आपको पता होगा ये तो कहाँ है अच्छा रहता है। किधर है। अच्छा रहता है ना, बेहतर रहता है। जी मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि ना पहले नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ, फिर सेशंस देता हूँ इसीलिए मैंने जहाँ। शायद कहा था आपसे, क्योंकि मुझे लगता है शायद पहला सेशन था, इस तरह था पहला लेक्चर। डोंट वरी, टाइम हमारे पास बहुत है। एक्चुअली मैं थोड़ा मसरूफ था, आज भी काफ़ी मसरूफ था, तो मैंने कहा आज 9 या 9:30 बजे ना लेक्चर मैं दे देता हूँ, फिर मुझे थोड़ा काम है। तो बस टाइम बड़ा मैनेज करना पड़ता है। जी तो हफ्ते इतवार को मैं, टाइम मेरे लिए ओके, रहता है मैनेज करना। तो ये है कि ठीक है। डेटा अ, बहुत है, MCQs भी बहुत ज़्यादा होंगे। इट्स ओके, बट यू हैव इनफ टाइम, आप करना उसकी प्रैक्टिस। जी सर। लेकिन ये है, जो 4 वीक्स होंगे ना हमारे, हमने फिर ये डेटा नहीं पढ़ना हमने। मैं कंसाइजली आपको चीज़ें बताऊंगा, आपने फिर वो गो थ्रू करना है, ठीक है? जी मैं कह रहा हूँ 5-6 वीक्स में ना हम चीज़ों को एक बार जुकू पढ़ लेंगे, सारा जितना भी कंसेप्ट है, ये जो मेरे नोट्स हैं वो ओके। पढ़ लेंगे एक बार, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया हो जाए। फिर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये जल्दी से हम एनेस्थीसिया में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे लाइक ये, सर्जरी का था, मेडिसिन का था, बी बोविस में से 2-3 क्वेश्चंस आप आते आप ये एमसीक्यूज बेशक लीव कर सकते हैं, आप आगे थोड़ा बता दें। एमसीक्यूज प्रैक्टिस हैं। मैं कर कोई लूंगी सिर्फ आइडिया जैसे दे जैसे रहा हूँ कि आपने सब्जेक्ट इस तरह आएंगे से ना। तैयारी करनी है, मतलब ज़्यादा जी डीप पढ़ना। मकसद ये है क्वेश्चन डिस्कस कर। जी तो कुछ जी सर। स्टूडेंट होते हैं वो ना लाइक प्रोग्नोसिस पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, भाई आप नेवली की तैयारी तो नहीं कर रहे, तो वो कहते हैं फिर हमारे नंबर अच्छे नहीं जी आए,
क्योंकि उन्होंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी तो की नहीं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सुपरफिशियल पढ़ना, जैसे जी डी बोविस है, ये थोड़ा बहुत क्या करता है आइडिया होगा, दैट्स इट। जी जी। इंट्रावेस्कुलर बेबीओजी स्टार्ट करता है, करते इसकी तस्वीर भी आ सकती है। हैं। एक तस्वीर होगी ब्लड आरबीसीज की, उसमें ना एनाप्लाज्मोसिस का भी आता है। एनाप्लाज्मोसिस बाहर होता है सेल के, आरबीसी के, ये अंदर होता है। जी ठीक है, ये इंट्रावेस्कुलर जी ही प्रोसेस करता है। एनेस्थीसिया में भी ऐसे ड्रग्स होंगी। ठीक है, एनेस्थेटिक ड्रग होगा, उसका फंक्शन पूछ लेते हैं। ठीक है, हमने कौन सा जी एनेस्थीसिया कहाँ पे यूज करना है, उसके रिसेप्टर वगैरह। तो लाइक ये ना फार्मा की तरह है बिल्कुल। लाइक ब्राचिसफेलिक ड्रग रिक्वायर्स एनेस्थीसिया, विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यू टू द रिस्क ऑफ एपनी। ठीक है ना, सांस नहीं आ रहा सही से, तो हम यहाँ पे क्या यूज जी। करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। विच लोकल एनेस्थीसिया हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, मतलब ये भी एग्जाम क्वेश्चन हैं इस तरह के आते हैं। ठीक है, लिडोकेन का ड्यूरेशन मैं आपको बता दूंगा, एपिकेन का, प्रोकेन का कितना ड्यूरेशन है। ये सबसे जो बी ऑप्शन है सबसे ज्यादा इसकी ड्यूरेशन। तो जी आपको आइडिया हुआ होगा कि ना ये मतलब ज्यादातर डेटाबेस है। ठीक है, कंसेप्ट अपनी जगह है, जी बट ये थोड़ा सुपरफिशियल पढ़ना होता है। एपिडेमोलॉजी या पब्लिक हेल्थ में से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इवन के नेवले में भी ना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो स्टूडेंट नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। जोनोटिक जी इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। कोई भी डिजीज पढ़ रही है उसकी जोनोटिक इंपॉर्टेंस आपने जरूर पढ़नी है, कि कौन सी बीमारी जोनोटिक है, कौन सी नहीं है। कौन सी रिपोर्ट? ठीक है, जी अब जी यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एपिडेमोलॉजी से। लाइक हार्ड ओपिक हैज 2/10, 2/100 एनिमल्स डाई फ्रॉम द एक्यूट सेप्टिसिमिया। अटैक रेट, अगर आपको अटैक रेट का फार्मूला पता होगा, आप सिंपल से यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है ना, पॉजिटिविटी कितनी है, नेगेटिविटी कितनी है। ठीक है, प्रेवलेंस कितनी है। दो तीन फार्मूले आपको मैं बताऊंगा, आपने सिर्फ वो वैल्यू पुट करनी है और एमसीक्यूज करना है। एमसीक्यूज भी आते हैं इसमें से, प्रेवलेंस में से आते हैं, दो तीन एमसीक्यूज पक्के हैं। तो प्रैक्टिस जी करेंगे ना आप। विच जूनोटिक डिजीज इज रिपोर्टेबल, जितनी जूनोटिक है, अब उसकी रिपोर्टेबल डिजीज है, आपने सारी पढ़नी है, आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सिंपल से आपको आइडिया होगा, रेबीज है, बर्सोलोसिस है, लेप्टोस्पाइरोसिस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फ्लूइड थेरेपी में से सिंपल डोज रेट का फार्मूला कर लेना। स्टूडेंट बहुत कुछ पढ़ते हैं। ठीक है ना, आपने सिंपल डोज रेट, डिहाइड्रेशन रेट किसका निकालनी है, ये आइडिया होना चाहिए, और नोट्स में सब कुछ क्लियर है। जी ठीक है, बाकी जो जी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा मुश्किल का शिकार होते हैं, वो है डायग्नोस्टिक इमेजिंग, और मेडिसिन, और पैथोलॉजी। हाँ, पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें से बताऊं क्या होगा, जी कि हम पहले सुपरफिशियल चीज़ें पढ़ेंगे, निमाटोड ट्रीमाटोड किस किस